पुनः आप सभी लोगों का अव्ययी भाव समास प्रकरण की कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि से अव्ययी भाव समास प्रकरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, ग्रंथ में ऊपर लिखा हुआ है सिद्धांत कौमुद्याम अव्ययी भाव समास प्रकरणम, अर्थात सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि से अव्ययी भाव समास प्रकरण का शुभारंभ किया जा रहा है। सर्वप्रथम सूत्र का प्रयोग करते हैं समर्थः पद विधि। समर्थः पद विधि, इस सूत्र में दो पद हैं, ठीक है। देखिए कौन कौन से हैं। अब समर्थः पद विधि, तो पदस्य विधि, पद विधि, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और समर्थः प्रथमांत पद है, पद विधि यह भी प्रथमांत पद है। इस प्रकार से यह द्विपदात्मक सूत्र है। नियम करने के कारण यह परिभाषा सूत्र है, ठीक है। इसको परिभाषा मान करके ही नियम बनता है। संपूर्ण पारणिनीय अष्टाध्यायी में जहाँ कहीं भी पदों से संबंधित कार्य कहा जाएगा या किया जाएगा, वह कार्य समर्थ पदों के आश्रय पर ही होगा, असमर्थ पदों के आश्रय पर नहीं होगा, यह कहने का भाव है। व्याकरण शास्त्रे उक्तः पद विधि समर्थानां विषय एव भविष्यति, ठीक है। अब क्योंकि यह बात इसने जब ऐसी बता दी, अब आप लोगों ने जाना कि जो पद विधि है, या पद विधि को हम कहेंगे समास, ये जो समास प्रक्रिया है वो कैसी है। कह रहे हैं समर्थाश्रितो बोध्यः, यह समर्थ के आश्रित होती है। और समर्थ में तीन गुण हैं, कौन कौन से। आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। कौन कौन से तीन गुण हैं। आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति। सर्वप्रथम आकांक्षा, अर्थात समर्थ पद साकांक्ष होते हैं। समर्थ पद कैसे होते हैं। साकांक्ष होते हैं। इसका लक्षण यह होगा कि एक पदार्थ ज्ञाने तदर्थान्वय योग्यार्थस्य यज्ञानम तद विषय इच्छा, ठीक है। एक पद दूसरे पद की आकांक्षा करता है। जैसे हम लोग कह रहे सोने का, तो जिज्ञासा होती है कि सोने का क्या, कंगन या कर्णाभूषण, नासाभूषण, सोने का क्या, ऐसी आकांक्षा होती है। तो इसी को कहते हैं आकांक्षा। दूसरा गुण है योग्यता। योग्यता अर्थात परस्परान्वय प्रयोजक धर्मवत्वम योग्यता। पदों में परस्पर मिलने को योग्यता कहते हैं। जैसे किसी ने प्रयोग किया कि सह जलेन सिंचति, तो बात समझ में आती है कि जल में सेचनक क्रिया, जल के माध्यम से सेचनक क्रिया संभव है। सिंचन क्रिया में जल की योग्यता है। अब कोई कह दे कि भैया अग्निना सिंचति, आग से सींचता है, तो बताइए आप लोग मानेंगे कि आग से कहीं सिंचाई होती है। कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि अग्नि में जो दाहकत्व शक्ति है और जल में जो है सेकत्व शक्ति है, अर्थात सिंचन शक्ति जल में है, दाहकत्व शक्ति अग्नि में है। जो शक्ति अग्नि में है वो जल में नहीं हो सकती, जो जल में है वो अग्नि में नहीं हो सकती, इसलिए इनमें परस्पर अन्वय योग्यता नहीं है। तो योग्यता का होना बड़ा आवश्यक है। तीसरा है आसक्ति। इसका अर्थ है निकटता। आसक्ति का अर्थ क्या होता है। निकटता। जैसे कहते हैं रामस्य गृहम,
इन दोनों पदों में आकांक्षा है, इनमें योग्यता गुण भी है, परंतु यदि पदों में कालगत अत्यधिक व्यवधान हो जाए तो इनमें सामर्थ्य नहीं रहेगा। जैसे कहने का अभिप्राय यह है कि एक बार रामस्य पद के उच्चारण के पश्चात कुछ देर तक रुक करके दूसरे काल में आप बोलिए कि गृहम, तो ऐसा कहने पर क्या होगा? जिज्ञासा और आकांक्षा और योग्यता दोनों नष्ट, और समास में वो समर्थ्यता नहीं होगी। तो समर्थ किसे कहते हैं? परस्पर अन्वय योग्यता को ही हम क्या कहते हैं? समर्थ कहते हैं। तो पद संबंधी विधि जो समास विधि है वह समर्थ अर्थात पदों, साकांक्ष पदों, योग्यतावान और अर्धमात्राकालिक व्यवायातिरिक्त व्यवाय शून्यत्वम ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब अगला सूत्र है प्राक् कडारात् समासः। प्राक् कडाराः समासः, इसमें भी देखिए प्राक् कडारात् समासः, यह त्रिपदात्मक सूत्र है। प्राक् यह अव्यय पद है, कडारात् यह पंचम्यंत पद है और समासः यह प्रथमांत पद है। तो इस प्रकार से यह त्रिपदात्मक सूत्र है और यह अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। अब ये कह रहा है इतः परम कडाराः कर्मधारये इति पर्यंतम समास संज्ञकाः वक्ष्यन्ते। अर्थात कडाराः कर्मधारये इस सूत्र से पूर्व तक इस सूत्र का अर्थात समासः, प्राक् कडारात् समासः इस सूत्र का अधिकार है। जैसे कि समास विधायक अगले सूत्र सहसुपा यह प्राक् कडारात् समासः सूत्र से लेकर कडाराः कर्मधारय इन दोनों सूत्रों के मध्य में आता है। अतः इस सूत्र में भी समासः का अधिकार होने से इन सूत्रों में समास पद आता है। जहाँ जहाँ भी समासः का अधिकार जाता है और उन सूत्रों में जो कार्य होता है उसे समास कहते हैं। इस तरह समास एक संज्ञा भी है, अनेक पदों के समूह की समास संज्ञा हो जाती है। समास हो जाने के बाद वह समस्त पद कहलाता है। ठीक है। अग्रिम सूत्र है सहसुपा। कौन सा सूत्र है? सहसुपा। ये थोड़ा विस्तृत है, चलिए फिर भी चर्चा कर लेते हैं। सह इति योगो विभज्यते सुबंतम समर्थेन सह समस्यते योग विभागस्य इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिङन्तोत्तर पदोयम समासः। सच छन्दस्येव पर्यभूषयत् अनुव्यचलत् सुप्सुपा सह समस्यते समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम्। सह सुपा, सह यह अव्यय है, सुपा यह तृतीयांत है। इस प्रकार से द्विपदात्मक यह सूत्र है। इसमें शुभामंत्रिते परांगवत स्वरे से सुप और प्राक् कडारात् समासः से समास की अनुवृत्ति आती है। समर्था पद विधि इस परिभाषा सूत्र से समास के सभी सूत्रों में समास समर्थाश्रित होना चाहिए, यह नियम आता है। अर्थात इसका केवल अर्थ इतना ही है कि सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। क्या अर्थ है इसका? शुभशुपा का कि सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। समस्यते का अर्थ होता है समास को प्राप्त होता है या समास संज्ञक हो जाता है। अधिकृत समासः का ही समस्यते अर्थ बनाया गया है। समास यहाँ पर सम उपसर्ग है। अस धातु से बाहुल्कात कर्ता में अथवा कर्म में घई प्रत्यय होकर सिद्ध होता है और समस्यते कर्म लकार का ही प्रयोग है। अतः समासः समस्यते दोनों समान अर्थ को व्यक्त करते हैं। अब कह रहे हैं सह इति योगो विभज्यते। क्या कह रहे हैं? सह इति योगो विभज्यते। कह रहे हैं सह एक, ये एक सूत्र बनाइए, ये सह एक सूत्र बनाइए और सुपा दूसरा सूत्र बनाइए। सह शब्द के प्रयोग के बिना भी
सह के अर्थ का ज्ञान हो जाया करता है, क्योंकि समास केवल एक पद में नहीं होता, अपितु एक से अधिक पद में होते हैं। फलतः सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, यह अर्थ अपने आप ही उपस्थित हो जाता है। अतः सहसुपा में सह का पाठ व्यर्थ होकर यह ज्ञापित करता है कि प्रकृत सूत्र का योग विभाग किया जाता है। योग विभाग करने पर सह एक सूत्र होगा, सुपा द्वितीय सूत्र होगा। ठीक है, सह एक सूत्र होगा और सुपा द्वितीय सूत्र होगा। अब योग विभक्त प्रथमांश सह में शुभामंत्रिते परांगवत स्वरे में शुभ पद की अनुवृत्ति आती है। समासः समर्था पद विधि आदि का अधिकार है। तो प्रथम सूत्र का अर्थ बनता है कि शुबंत पद का समर्थ पद के साथ समास होता है। शुबंत पद का समर्थ पद के साथ समास होता है। इस तरह यह सिद्ध हो जाता है कि शुबंत पद का किसी भी समर्थ पद के साथ समास हो जाता है, चाहे दूसरा सुबंत हो अथवा तिगंत हो। ठीक है। सहसुपा यदि योग विभाग ना हो तो इसका अर्थ होगा कि सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ऐसा होने पर तिंगंत के साथ समास नहीं हो पाएगा। आवश्यकता पड़ने पर तिंगंत के साथ भी समास हो सके, इसके लिए योग विभाग किया जाता है। तब जिज्ञासा होती है या शंका उठती है कि क्या सुबंत का समग्र तिगंत के साथ समास होता है? यदि ऐसा है तो घटो भवति में भी समास होकर के घट भवति पद बन जाएगा। तो इस प्रश्न पर भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि योग विभाग के द्वारा समस्त तिंगंतों के साथ समास की भी खुली छूट नहीं है। करें योग विभागस्य, क्या कह रहे हैं? योग विभागस्य इष्ट सिद्ध्यर्थत्वात् कतिपय तिंगंतोत्तर पदोयम समासः। सच छंदस्य व योग विभाग शिष्ट प्रयोगों की साधुता के लिए कहा जाता है। कहीं कहीं ऐसे भी शिष्ट प्रयोग मिलते हैं जहां सुबंत और तिगंत का समास किया हुआ मिलता है। उनसे व्याकरण प्रक्रिया सिद्धता दिखाने के लिए योग विभाग किया गया। सर्वत्र समास के लिए नियम यह नहीं है, किंतु कतिपय तिंगंतोत्तर पदोयम समासः, अर्थात कतिपय अर्थात कुछ, तिंगंत अर्थात उत्तर पद वाला, जो उत्तर पद में यदि तिंगंत हो और वेद में किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा प्रयोग किया गया हो तो वह भी समास मान लिया जाएगा। सच छंदसी एवं। इस तरह योग विभाग से सुबंत का तिगंत के साथ समास वेद में ही किया जाता है। कतिपय तिंगंतोत्तर पदः से इस तरह से समास मानना चाहिए कि कतिपयानि तिंगंतानि उत्तर पदानि यस्य, इस विग्रह में बहुब्रीहि समास है यहाँ। तो योग विभाग करके तिंगंत का सुबंत के साथ समास के दो उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं? पर्यभूषयत और अनुव्यचलत। पर्यभूषयत और अनुव्यचलत, ये दो सूत्र हैं। ठीक है। तो पर्यभूषयत, यहाँ पर परि अव्यय सुबंत है और अभूषयत यह तिंगंत पद है। सूत्र के योग विभाग के बिना इसमें समास की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः योग विभक्त सह सूत्र के द्वारा सुबंत के साथ तिगंत का समास होकर के परि अभूषयत और यण होकर के पर्यभूषयत सिद्ध हो जाता है। यद्यपि समास न होने पर भी शब्द का स्वरूप तो उक्त पर्यभूषयत ही बनता है, किंतु समास होने का लाभ है कि समास के बाद पर्यभूषयत यह एक पद बन जाता है, जिससे कि समासस्य सूत्र से होने वाला अंतोदात्त यह इसका लाभ है। ठीक है। इसी प्रकार से अनुव्यचलत, अनुव्यचलत अनुपसर्ग पूर्वक विउपसर्ग पूर्वक अचलत, तो पहले बी अचलत में समास होकर के व्यचलत बना, बाद में पुनः अनु प्लस व्यचलत में भी समास होकर के अनुव्यचलत एक पद बन जाता है। इससे सामासिक लाभ केवल अंतोदात्तता सिद्ध होती है और कोई इसका प्रयोजन नहीं है। शुभ सुपा
सुपा सुप सुपा सह समस्यते। अब योग विभाग का दूसरा भाग है सुपा। इसमें प्रथम भाग से सह पद और शेष अनुवृत्ति पूर्ववत करके इसका अर्थ बनता है सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ऐसे अर्थ वाले सुपा सूत्र के द्वारा लोक में सुबंत का तिगंत पद के साथ समास नहीं होता। और जहाँ कोई समास विधायक सूत्र प्रवृत्त ना होता हो किंतु शिष्ट प्रयोग समस्त के रूप में उपस्थित देखा जाता हो तो वहाँ प्रकृत सूत्र से ही समास किया जाता है। ठीक है। सह सुपा सूत्र के योग विभाग से अथवा योग विभाग के बिना भी इससे विधीयमान समास की तत्पुरुष आदि कोई संज्ञा नहीं कही है, अतः इसे सुप सुपा समास के नाम से जाना जाता है। ठीक है। समासत्वात् प्रातिपदिकत्वम, समास संज्ञा हो जाने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। ठीक। अब आगे क्या होता है इसका निरूपण कर रहे हैं। करें सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, अर्थात सुपो धातु प्रातिपदिकयोः धातुश्च प्रातिपदिकञ्च तयोः धातु प्रातिपदिके। समझ रहे हैं। और तयोर धातु प्रातिपदिकयोः, तयोर धातु प्रातिपदिकयोः। सुपः यह षष्ठ्यंत है, धातु प्रातिपदिकयोः यह भी षष्ठ्यंत द्विवचनांत है। और नक्षत्रियार्साञ्यतो यूनि लुगण्योः, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, इस सूत्र के द्वारा लुक की अनुवृत्ति आती है। तब कहते हैं कि एतयोः अवयवस्य सुपो लुक स्यात्। ठीक है। एतयोः सुपो धातु प्रातिपदिकयोः, अर्थात धातु के अवयव जो सुप और प्रातिपदिक के अवयव जो सुप उनका लुक होता है। ठीक है। और भूतपूर्वे चरट इति निर्देशात् भूत शब्दस्य पूर्वनिपातः पूर्वं भूतो भूतपूर्वः इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च जीमूतस्येव। अब भूतपूर्व की चर्चा हम लोग कल के दिवस में करेंगे और पुनः फिर आगे पाठ को बढ़ाएंगे। पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद।